जय हिंद विद्यार्थी, आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयां। आपके जीवन में ये साल खुशियों से भर जाए। तो आप लोग मेहनत कीजिए क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया है। नए साल आप लोग मना लिए हैं, अब समय को वेस्ट ना करें, अब मेहनत पे ध्यान दिया जाए। देखिए, हम आपके लिए जितना भी वीडियो लेके आ रहे हैं, सारा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि हम केवल और केवल एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं और आने वाला जो बोर्ड में पूछा जाएगा उसी को देखते हुए सारा वीडियो बनाया जा रहा है। तो एक भी वीडियो वॉच ना करें, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर आपको छुट्टी जो मिला है तो देख रहे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं। तो भाई ऐसा काम ना करें, पढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे तो सफलता मिलेगा नहीं, 100% मिलेगा। क्योंकि मेहनत में वो दम है जो अच्छे को फीका कर देता है। इसलिए मेहनत पे विश्वास रखें, और इस दुनिया में बिना मेहनत का कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मेहनत कीजिए और 2024 में नए उमंग नए जोश के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यही 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम है। क्योंकि अगर खुशियां आएगी तो आपको आगे पढ़ने में और मजा आएगा। इसलिए 1 महीना लापरवाह ना बने। लापरवाह अगर आप 1 महीना बनते हैं तो आपका ये हर साल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये साल आपको खलेगा अंदर से। तो भाई 1 महीना के लिए 11 महीना हम क्यों अपने आप को दुख पहुंचाएं। इसलिए भाई 1 महीना कष्ट कर ले। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान और वर्ग माध्य मूल्य मान को परिभाषित करें और इनके बीच संबंध स्थापित करें। सबसे पहले बताइए, प्रत्यावर्ती धारा होता क्या? वैसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इस एक्सिस पे आप वोल्टेज को या करंट किसी को दिखा सकते हैं, और ये करंट का मैक्सिमम मान हुआ जिसको आप शिखर मान के नाम से जानते हैं धनात्मक चक्र के लिए, और ये ऋणात्मक चक्र के लिए अधिकतम मान हुआ। तो इधर हम लोग प्लस में लेते हैं और इधर किस में लेते हैं भाई? माइनस में। और इस पे आपको सजाना है थीटा, और आप लोग पढ़ेंगे ओमेगा बराबर होता है θ/t, क्योंकि हमको रेडियन में लेके चलना है। तो बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे ओमेगा टी को रखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको वर्ग माध्य मूल्य निकालना है धारा के लिए। तो वर्ग माध्य मूल्य को हम लोग डिनोट करते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट किसका करेंगे? धारा का। रूट किसका करेंगे भाई? धारा का। इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे और इसका कर देंगे भाई इंटीग्रेशन 1/t। आराम से लिखना है IRMS, बस इतना आप याद रखिएगा जो नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं उनको पता होगा 1/t। क्योंकि रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दें किसका? धारा का। धारा का स्क्वायर कर दें, साथ में लिखें d ओमेगा t। एक चक्र के लिए, तो एक चक्र के लिए बताओ, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये क्या होता है भाई? 2 पाई। क्या होता है सभी लोग बताइए? 2 पाई। तो यहां से हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। और आपको पता होना चाहिए AC के लिए I का मान होता है Im sin ओमेगा t। Im sin ओमेगा t। तो अब जल्दी से जल्दी इस मान को यहां पे रख दें। चलिए,
टी लेना है यहाँ तक, टी के जगह पे 2 पाई रखेंगे, 0 से 2 पाई, कोई दिक्कत। आई का मान कितना रखिए, आई एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, कोई दिक्कत ना ना। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब बताइए इनमें आई एम को बाहर करेंगे, यहाँ स्क्वायर है सॉरी, तो हम लोग भी स्क्वायर देंगे। एक स्टेप और आगे बढ़िए, 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इस आई एम स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, आई एम स्क्वायर बटे 2 पाई अंडर रूट 0 से कहाँ तक, 2 पाई तक, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, जो आप ध्यान में रखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। तो यहां से बताइए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकल जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और ये गुना में इधर आएगा, किस में आ जाएगा, भाग में। तो बताइए साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे ये मान आपको रखना है। चलिए रख दीजिए, यहाँ पे जगह है, यहाँ लिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई एम का स्क्वायर बटे 2 पाई, कोई दिक्कत। चलिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, कोई दिक्कत, इंटू क्या है, डी ओमेगा टी। 2 को बाहर करेंगे, अगर आप 2 को बाहर कीजिएगा तो बताइए 2 दूना कितना हो गया, 4। करते जाइए, अपने आप आ जाएगा आंसर। 2 दूना 4 पाई हो गया। एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, डी ओमेगा टी, 2 को बाहर कर लिए तो डी ओमेगा टी इंटू 1 करेगा तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी। और आपको पता होगा डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो बताइए डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, कोई दिक्कत, माइनस कोस का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई, कहाँ से कहाँ भाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बात तो सब सही है। एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे। चलिए रखते जाइए, आई एम स्क्वायर बटे 4 पाई, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, रखिए कितना हो जाएगा, ओमेगा की टी के जगह पे रखेंगे 2 पाई, रख दिए। यहाँ हो जाएगा साइन 2 दूना 4 पाई, कोई दिक्कत, फिर माइनस दीजिए, फिर रखेंगे 0, फिर रखेंगे साइन ओमेगा की टी के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो पूरा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाते जाइए, आगे जब बढ़ाइएगा तो यहाँ आएगा आई एम का स्क्वायर बटे 4 पाई इंटू यहाँ पे है 2 पाई, और आपको पता है साइन 4 पाई का मान 0 होता है। इधर भी बताइए साइन 0 का मान 0, तो ये बताओ पूरा किस में आ गया, 0 0, केवल हमारे पास बचा क्या, 2 पाई। तो बताइए यहाँ पे आई एम
स्क्वायर बटे 4 पाई, ये पूरा हो जाएगा 0, तो बचा हमारे पास केवल और केवल 2 पाई। किस में भाई? रूट में। पाई से पाई खत्म, 2 दूना 4। तो बताइए IRMS बराबर निकल गया IM स्क्वायर बाई 2, किस में भाई? रूट में। अब बताओ इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा? IM हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम लोग फॉर्मूला सिद्ध कर लिए। इसलिए IRMS बराबर हो गया I0 बाई √2। तो आप इसको याद रखिएगा, ये रूट मीन स्क्वायर और शिखर मान में ये संबंध होता है। अगर शिखर मान में √2 से भागा देंगे तो बताओ क्या निकलेगा? वर्ग माध्य मूल मान। अगर आप इसे वोल्टेज के फॉर्म में निकालते हैं, हम लोग देखिए करंट के फॉर्म में निकाल रहे हैं, अगर आप वोल्टेज के फॉर्म में निकालते तो यहाँ आता VRMS बराबर V0 बाई √2। तो ऑब्जेक्टिव में इसे प्रश्न को पूछा भी जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कोई दम नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे पुट करते चल जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट? कोई दम नहीं है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा तो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग फिर से एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा टाइम ना दें, बस 5 मिनट टाइम दें, आपको ये क्वेश्चन भेजा में आ जाएगा, भेजा में, और एग्जाम में छाप के आ जाइएगा। तो देखिए जल्द से जल्द आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी इस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा मिथिला रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आए। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया कि रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, और रेडियो एक्टिव विघटन का नियम लिखें, और इसका सूत्र को सत्यापित करें, निगमित करें। देखिए एक समय की बात है, सन 1896 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेकुरल। उन्होंने एक प्रयोग में देखा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर यूरेनियम जैसे पदार्थों को रखा जाता है और उसके ऊपर जब लाइट का प्रहार किया जाता है, किरण का प्रहार किया जाता है, तो उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर से किरण अपने आप निकलना स्टार्ट हो गया। और इसी जानकारी को और आगे लेके गए रदरफोर्ड साहब ने। जैसे जैसे इस पे चर्चा हुआ, तो रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविता से संबंधित एक नियम दिया। देखिए अभी जो हम आपको कहानी समझा रहे थे, वही कहानी का यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ से स्वतः किरणें उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं, और जिस पदार्थ से होता है वह रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। जैसे यूरेनियम, रेडियम, ये सब से यह घटना होता है। आगे जाके रदरफोर्ड ने इस पे एक नियम दे दिया। नियम यही दिया, जब किरण का स्वतः उत्सर्जन हो रहा है तो उस पदार्थ से परमाणुओं की संख्या में कमी आएगी, क्षय होगी, नष्ट होगी। तो क्या बोले रदरफोर्ड साहब ने कि किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा परमाणुओं की संख्या घटते जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए
यहां पे देखिए बड़ा आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि t बराबर 0 समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n नॉट है। समय t पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n मान लिए। यह प्रारंभिक समय था जिस समय हमारा स्टार्ट भी समय नहीं हुआ, और समय बढ़ते गया तो इन्होंने देखा कि अब जो सक्रिय परमाणुओं की संख्या है, अब सक्रिय परमाणुओं की संख्या में कमी आ गई। कमी तो आना ही था, कमी आएगा n माइनस dn, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसमें कमी आती जाएगा, धीरे धीरे ये घटते जाएगा, क्योंकि ये हम थोड़े से समय के बाद किए हैं तो परमाणुओं की संख्या में थोड़ा सा ही कमी होगी, और समय बढ़ाते जाइए, एक समय क्या होगा, घटते जाएगा। तो इसी से संबंधित देखिए क्या इन्होंने बोला रदरफोर्ड साहब ने, कि परमाणुओं के क्षय होने की दर अर्थात dn बाई dt कुल परमाणुओं के संख्या के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात समय बढ़ेगा तो परमाणुओं की संख्या में कमी आएगा, इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस। बस इतना आपको याद रखना है, बस अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। अब देखिए प्रूव करते जाइए, ये नियम है, इस नियम के अनुसार हम लोग देखो प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, माइनस dn बाई dt, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां आएगा लेमडा इंटू n, और याद रखिएगा जहां लेमडा है क्षय नियतांक, जिसे क्षयांक भी कहा जाता है, और इसका मात्रक याद रखिएगा सेकेंड इनवर्स होता है। क्षय नियतांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। अब देखो n वाले को एक साइड कर लेते हैं, जब n वाले को एक साइड कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस dn बाई n, और इस dt को उधर लिखेंगे तो लिखाएगा लेमडा इंटू dt। कोई दिक्कत, इस माइनस को उधर भेज दीजिए, dn बाई n माइनस लेमडा dt। किसी को समस्या परेशानी नहीं। अब लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर कीजिए समाकलन, यहां हो जाएगा dn बाई n, यहां हो जाएगा माइनस लेमडा, बाहर होगा, समाकलन किसका होगा, dt का। और आगे बढ़ाइए, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, dx बाई dx का समाकलन, dx बाई x का समाकलन पढ़े होंगे। dx बाई x का समाकलन क्या होता है भैया, log x। बेस में यहां e रहेगा, बेस में क्या रहेगा, e। और आप लोग एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे कि dt का समाकलन हो जाएगा t। तो कुछ नहीं, आराम से करते जाइए, यहां हो जाएगा log x, x का काम कर रहा है n, यहां हो जाएगा माइनस लेमडा t, और ये निश्चित समाकलन नहीं है और निश्चित समाकलन है, इसलिए यहां पे क्या लगाएंगे, c। यहां तक किसी को समस्या दुविधा परेशानी नहीं। अब देखिए
हम लोग मान लिए थे पहले, क्या माने थे, माना कि समय t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या जो है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितना माने थे, सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितना माने थे भैया, सक्रिय परमाणुओं की संख्या हम लोग मान चुके थे n0। अब इस मान को यहां पे रख दीजिए समीकरण 1 में। देखिए जहां n है वहां n0 रखेंगे, कोई दिक्कत, माइनस लेमडा और t के जगह पे 0 प्लस c, ये 0 हो जाएगा। तो बताइए c का मान कितना आ जाएगा, log n0। अब इस मान को रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, बड़ा आसान है भाई, कोई दम नहीं है। समीकरण 1 क्या, ध्यान से देखिए, log n माइनस लेमडा t और c का मान कितना निकला भाई, log n0। अब log को एक साथ कर लीजिए, log वाले को, तो log वाले को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, log n माइनस log n0 बराबर इधर हो जाएगा माइनस लेमडा t। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे log m माइनस log n, नहीं पढ़े हैं तो यहां देखिए हम लिख देते हैं, log a माइनस log b बराबर होता है log a बाय b। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, log, और जस्ट अभी हम बता रहे थे बेस में क्या है, e है, तो हर जगह आपको बेस में e समझना है। ये लिखा गया n बाई n0 माइनस लेमडा t, और यहाँ पे बेस में क्या है, e। और अगर आप कभी फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आप ये बताइए, बेस में यदि e है और यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो बताओ क्या लिखाएगा, e के पावर, ये बेस इधर जाएगा और इसके पावर क्या लिखाएगा, b। तो सेम कहानी यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या बचा, n बाई n0, log e को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे केवल बचेगा e और इधर का ये पावर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, n एकम n, n0 e माइनस लेमडा t। क्या यही सिद्ध करना था ना, क्या आया, आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट पहले ले, स्क्रीनशॉट हो गया तो बताइए कैसा लगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे आपको, लेकिन समझा के जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर बताते चलेंगे तो समय का बर्बादी हुआ। नहीं, एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनाना है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देखिए इस तरीका से करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस प्रकार से टाइम नहीं है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, आज से हो सकेगा तो आज ही कराएंगे, नहीं तो कल कन्फर्म आएगा और कल से रेगुलर आएगा। अगर आज हो सका तो आज ही आ जाएगा, अगर आज नहीं हो सका तो कल एकदम 100% मानिए। और ऑब्जेक्टिव कराने का एक तरीका हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी समय सीमा नहीं है, हम भी अपने आप को तैयार करें जिस तरह आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम समय को निकालते हुए आपके साथ हैं। देखिए सभी के पास क्वेश्चन बैंक है। जिस समय हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, चाहे फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का, क्वेश्चन बैंक सामने आप रखेंगे और सबसे पहले हम लोग 12 साल का खात्मा कर देंगे। हम बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और उसका आंसर बताते जाएंगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ताकि आप किसी भी प्रकार से गलत आंसर याद ना करें। क्योंकि बहुत विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक का आंसर याद करता है, नहीं, ये भूल ना करें। क्वेश्चन बैंक बहुत गलत देता है, इसीलिए जिस समय हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे आप लोग अपने सामने बुक को रखेंगे, हम बता देंगे कि कौन सा ईयर का करवा रहे हैं, आप टिक लगाते जाइएगा। ऑब्जेक्टिव भी
होते चला जाएगा और खुद से हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।